वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां हम लोग डिस्कशन करेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर। जब लीगल एस्पेक्ट्स की बात आती है कि लीगल एस्पेक्ट्स है क्या है, लीगल ये वर्ड खुद बोल रहा है। लीगल मीन्स यहां पर कोई लॉ से रिलेटेड है। लॉ मीन्स नियम कायदे कानून के हिसाब से। जब लीगल एस्पेक्ट्स की जब बात आती है बेटा, तो लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर दो एक्ट आते हैं लीगल एस्पेक्ट के अंदर। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है बेटा इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912। और जो दूसरा लीगल एस्पेक्ट है बेटा वो है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ये दोनों को हम डिस्कशन करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकेट्री के अंदर। साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर या साइकेट्रिक नर्स शुड बी सफिशिएंटली अवेयर अबाउट द लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। आजकल ह्यूमन बीइंग के राइट्स, पेशेंट के राइट्स, पेशेंट के प्रोसीजर, इनके बारे में एज ए नर्सिंग स्टाफ या एज ए स्टाफ नर्स वी शुड बी अवेयर। अवेयर का मीन्स जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट टू वोट, पेशेंट कैन आस्क एनीथिंग, मेंटेन द प्राइवेसी, ये पेशेंट के राइट्स हैं। यदि इनके बारे में हमें पता नहीं है और यदि हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे तो पेशेंट कैन गो फॉर द लीगल एडवाइस। पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ओपनली बिना कर्टेन लगा के पेशेंट के कैथेटर डालो, इंजेक्शन लगाओ। प्रोसीजर तो ये कहता है कि यदि आप इंजेक्शन भी लगा रहे हो तो यू हैव टू कवर दैट एरिया एंड यू हैव टू मेंटेन द प्राइवेसी विद द पेशेंट। तो प्राइवेसी क्या है? वो पेशेंट का राइट है कि उसे प्राइवेसी चाहिए। पेशेंट वो राइट टू टेक परमिशन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट। यदि पेशेंट डिनाइल कर रहा है कि मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं आपकी टैबलेट नहीं लूंगा, तो हमें पेशेंट को मैनेज करना है कि नहीं आप ये दवाई ले लो, ये वर्क है एज ए नर्स कि नहीं आप दवाई ले लो, ये दवाई आपके लिए फायदा करेगी, इस तरीके से उसको मैनेज करना है। ये नहीं कि नहीं लिया तो छोड़ दिया। पेशेंट कैन रिफ्यूज योर ट्रीटमेंट एट एनी कॉस्ट और एट एनी टाइम। जब भी तो लामा रामा बनते हो, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, वो कभी भी छोड़ के आपका हॉस्पिटल जा सकता है। पेशेंट के ऐसे राइट्स है बेटा। तो जब हम साइकेट्रिक नर्सिंग की बात करते तो एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर्स के भी कुछ रूल होते, तो उन रूल के अकॉर्डिंग हमारी जब साइकेट्री की हम बात करते हैं तो ये दोनों एक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। दिस विल हेल्प हर टू प्रोटेक्ट द पेशेंट राइट एंड अवॉइड इन गिविंग पुअर एडवाइस और इनोसेंटली इन्वॉल्विंग हरसेल्फ। और ये क्या करता है, ये नर्स को या एज ए नर्स या एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमको बचाता है पुअर एडवाइस से, या कोई लीगल कॉन्स्पिरेंसी ना हो उससे ये हमें सेव करता है यदि हमें पता है तो। जैसे यदि कोई पेशेंट का एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर होता है या पेशेंट को छोड़ना होता है। अभी किसी हॉस्पिटल के अंदर एक वो हुआ था, क्या कहते हैं, अननोन पेशेंट था। अननोन पेशेंट को क्या करा उन हॉस्पिटल वालों ने, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उन्होंने अननोन पेशेंट को क्या किया, बाहर रोड पे छोड़ के आ गए। पेशेंट एक्सपायर्ड है। ये कहीं पे नहीं है कि आप अननोन पेशेंट को छोड़ के आ जाएंगे। पेशेंट एक्सपायर हुआ, स्टाफ टर्मिनेट हुआ, स्टाफ नर्स टर्मिनेट हुआ। क्यों? जो जिस डॉक्टर की एडवाइस पे उसने उसको भेजा, वो डॉक्टर ने कहा जी मैंने तो बोला ही नहीं इसको, इन्होंने अपनी इच्छा से भेज दिया। तो बेटा कहने का मतलब, यदि कोई मेरे से कहे, यदि कई बार ये बात चल रही थी एक दिन, तो मैंने बोला यदि मेरे फादर भी मेरे से ये कहे, मेरे पिताजी भी ये कहे कि तुम किसी नौकरी पे और तुमसे गलत काम करवाने की कहे, तो मुझे करना नहीं है। नौकरी तो मेरी है। कोई भी पर्सन किसी भी आदत में कितना भी बड़ा हो, गलत काम नहीं करना। विद लीगल लाइबिलिटीज यू हैव टू वर्क ऑन द प्लेस। समझ में? लीगल लाइबिलिटीज यदि आपको पेशेंट के लिए करनी है वो आप पूरी करिए, कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ। तो जब हम बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट इन साइकेट्री की, तो यहां पर जो रूल्स और रेगुलेशंस और जितने भी लॉज है ये आते हैं मेंटल पेशेंट से रिलेटेड। इनके अंदर इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 आता है और मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 आता है। और जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं बेटा इंडियन ल्यूनेसी एक्ट के अंदर। इंडियन ल्यूनेसी, ये दोनों हो गए। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट बेटा ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट कब आया, मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया। ठीक है बेटा। तो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट की जब हम बात करते हैं तो बेटा देखो ये शब्द खुद बोल रहा है, इंडियन ल्यूनेसी। ल्यूनेसी हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, ल्यूनेटिक मींस मेंटल पेशेंट। मेंटल पेशेंट को क्या बोला जाता था 1912 के अंदर? ल्यूनेटिक। समझ में आया बेटी?
आज जैसे हम कहते हैं ना, ही इज मेंटली पेशेंट, मेंटली इल पेशेंट, वहां पर मेंटली इल पेशेंटों को ल्यूनेटिक बोला जाता था। मेंटली इल कर लो बेटा, मेंटली इल पेशेंट को क्या बोला जाता था? ल्यूनेटिक। और मेंटल हॉस्पिटल जो होते थे, मेंटल हॉस्पिटल जो होते थे उनको क्या बोला जाता था बेटा? एसाइलम। एसाइलम, ये चीज समझ में आई? मेंटल हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एवास है ना, एवास क्या? मेंटल हॉस्पिटल। अकॉर्डिंग टू 1987, मैं बता रहा हूं बेटा, अभी तो 1912 पढ़ो, 1912 के नियर बाई जितने भी मेंटल हॉस्पिटल्स थे, उन मेंटल हॉस्पिटल्स को एसाइलम बोला जाता था। जबकि हमारे यहां तो निमांस पहला मेंटल हॉस्पिटल आया था, उससे पहले कोई छोटे मोटे होंगे तो उसकी मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा। निमांस कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1947, 1947 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है। बाकी मैं एक बार और कंफर्म कर दूंगा, लेकिन जहां तक वहां तक निमांस बेंगलुरु 1947 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है। निमांस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। यदि नर्सिंग का आपको कैडर देखना हो, नर्सिंग की यदि आपको इमेज देखनी हो, तो आप निमांस में जाके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि नर्सिंग की इमेज क्या है। वहां पर हर डिपार्टमेंट में, हर वार्ड में, हर जगह प्रोफेसर है नर्सिंग के, असिस्टेंट प्रोफेसर है नर्सिंग के। हर वार्ड के अंदर नर्स एजुकेटर मिलेगी आपको, हर वार्ड के अंदर ट्रेंड प्रोफेशनल्स मिलेंगे, हर वार्ड के अंदर एमएससी नर्सिंग इन साइकेट्रिक नर्सिंग मिलेगा आपको निमांस के अंदर। निमांस बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, 1947 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन ल्यूनेसी एक्ट एसाइलम बोला गया इसको। उसके बाद इंडियन ल्यूनेसी एक्ट फॉर्मुलेटेड जब हुआ था, जब इसको बनाया गया था, कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल नहीं था अपने इंडिया के अंदर। Was no proper treatment into the psychiatric illness, और हमारे यहां साइकेट्रिक इलनेस का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था। ये तो आपको पता है। पहले क्या करते थे? मेंटल पेशेंट को रस्सी से बांध के डाल दिया, सोचते थे पुराने जन्मों का फल है ये, बुरे कर्मों का फल है ये, एक बार हो गई तो दोबारा सही नहीं होगी ये। जबकि आजकल हर जगह लिखा होता है मेंटल इलनेस कैन बी क्योर। मेंटल इलनेस इज लाइक ए फिजिकल इलनेस। जैसे दिमाग की बीमारियां, ऐसे ही आपके फिजिकल मींस बॉडी की बीमारियां। इट वाज लेजिस्लेटेड टू प्रिवेंट सोसाइटी फ्रॉम मेंटली इल पर्सन। जब ये 1912 के अंदर बनाया गया, हमारे यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई फैसिलिटीज नहीं थी कि किसी पेशेंट को कैसे एडमिट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। अब हॉस्पिटल के खोलने से पहले, हॉस्पिटल से पहले ये इंडियन ल्यूनेसी एक्ट हमारे इंडिया के अंदर आया। इसके अंदर क्या कहा बेटा? इसके अंदर जो प्रोसीजर बनाया, वो प्रोसीजर बनाया एडमिशन एंड डिस्चार्ज। इन्होंने बताया इंडियन ल्यूनेसी एक्ट के अंदर कि कैसे पेशेंट को एडमिशन किया जाता है और कैसे पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। ये हमारे इंडियन ल्यूनेसी एक्ट के अंदर आया, जिसके अंदर सबसे पहला जो एडमिशन होता है बेटा, वो एडमिशन होता है वॉलेंट्री एडमिशन। इसके अंदर सबसे पहले क्या बताया बेटा? वॉलेंट्री एडमिशन। अब वॉलेंट्री एडमिशन मींस अपनी इच्छा से कोई पेशेंट एडमिशन करवाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? वॉलेंट्री एडमिशन। जैसे पेशेंट हु वांट टू गेट एडमिटेड इनटू मेंटल हॉस्पिटल, जो कोई पेशेंट मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना चाहता है, वो एक रिटन में एप्लीकेशन लिखेगा मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। मेडिकल हॉस्पिटल का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसको एप्लीकेशन लिखेगा विद कंसेंट ऑफ एटलीस्ट ऑफ 2 बोर्ड ऑफ विजिटर्स एंड कैन बी एडमिटेड टू द मेंटल हॉस्पिटल्स। कोई भी पर्सन जो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है, वो एक एप्लीकेशन लिख के देता है मेंटल हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नाम। वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपने 2 बोर्ड ऑफ विजिटर्स की हेल्प से उस पेशेंट को एडमिट कर सकता है। समझ में आया? विदाउट बोर्ड ऑफ विजिटर ही कांट एडमिट एनी पेशेंट इन द हॉस्पिटल। समझ में आया बेटी? ये आजकल एडमिशंस हो गए, कॉमनली के जाते हैं, एडमिशन हो जाता है, ओपीडी के पर्ची की तरह देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये हुआ वॉलेंट्री एडमिशन कि अप्लाई इन रिटन टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल विद कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स। ये चीज समझ में आई बेटा? वॉलेंट्री एडमिशन क्या होगा? जिसके अंदर एक पर्सन एप्लीकेशन लिखेगा एडमिशन के लिए और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ एटलीस्ट 2 बोर्ड ऑफ विजिटर्स उसके ऊपर साइन करेंगे तो आप उसका एडमिशन ले सकते हो। चीज समझ में आ गई बेटी? लिखवाने की मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको। दूसरा होता है बेटा
एडमिशन थ्रू रिसेप्शन ऑर्डर ऑन पिटीशन, एडमिशन थ्रू रिसेप्शन ऑर्डर ऑन पिटीशन। अब बेटी देखो, अब मैंने कैसे याद किया हुआ था पता है इसका, मुझे यह पता पिटीशन का मतलब होता है न्यायाधीश, हिंदी मीडियम का बंदा था तो मतलब कोर्ट। अब यह एडमिशन थ्रू मजिस्ट्रेट, इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं, एडमिशन थ्रू मजिस्ट्रेट। अब जो किताब बोल रही है वो हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। एडमिशन थ्रू मजिस्ट्रेट के अंदर क्या होता था बेटा कि यदि कोई पर्सन एडमिट होना चाहता है तो उसके रिलेटिव मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देते थे लिख के, पेशेंट कैन सबमिट पिटीशन फॉर्म, एक फॉर्म आता है उसको भर के मजिस्ट्रेट को देते। मजिस्ट्रेट रिसेप्शन ऑर्डर फॉर एडमिशन इनटू मेंटल हॉस्पिटल विद हैज टू बी सपोर्टेड बाय 2 मेडिकल सर्टिफिकेट, वन बाय गजेटेड ऑफिसर एंड अनदर बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके अंदर क्या होता है कि बेटा जो पेशेंट होता है उस पेशेंट के जो रिश्तेदार है वो एप्लीकेशन देते हैं लिखकर, और एप्लीकेशन के अंदर 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट होता है और एक कोई भी गजेटेड ऑफिसर। मींस जहां आप रहते हैं आपके पास में जो गजेटेड ऑफिसर होगा वो लिख के दे देगा कि भैया ये इतने दिनों से इसको सिम्टम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम है, आप इसको एडमिट कर लो। बाकी मेडिकल ऑफिसर तो अपना प्रॉपर तरीके से लिखेगा। ये 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आप फॉर्म भर के न्यायाधीश को देते हो, मजिस्ट्रेट को देते हो, तो मजिस्ट्रेट उस पर साइन करके एडमिशन के ऑर्डर दे देता है। उसको क्या बोलते हैं हम? रिसेप्शन ऑर्डर ऑन पिटीशन। पिटीशन मींस मजिस्ट्रेट डिसीजन करता है आपके एडमिशन का। समझ में आया बेटा? द मजिस्ट्रेट मेक्स डिसीजन एंड इश्यू रिसेप्शन ऑर्डर, और मजिस्ट्रेट इश्यू कर देता है ऑर्डर। चीज समझ में आई बेटा? बाद में तो मैं एक लाइन में समझा दूंगा बेटा, जो किताब बोल रही है ना उसको समझ लो। वो तो बाकी वॉलेंट्री एडमिशन में तो पर्सन खुद जा रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, 2 बोर्ड ऑफ विजिटर, बस ये याद करना। इसमें क्या करना है? मजिस्ट्रेट को फॉर्म भरना है, 2 गजेटेड, 2 ऑर्डर, एक गजेटेड एक मेडिकल ऑफिसर, बात खत्म। ये हो गया। दूसरा होता बेटा रिसेप्शन ऑर्डर नॉट ऑन पिटीशन। एडमिशन थ्रू, पूरा ही लिख देता हूं चलो, एडमिशन थ्रू रिसेप्शन ऑर्डर नॉट ऑन पिटीशन, नॉट ऑन पिटीशन। इसका कहने का मतलब यह है एडमिशन थ्रू पुलिस, एडमिशन थ्रू पुलिस। इसके अंदर क्या होता है बेटा? पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा किसी पर्सन को जो इधर उधर घूम रहा है, जो उसको लगता है कि डेंजरस है और ल्यूनेटिक है। वो पुलिस ऑफिसर उस ल्यूनेटिक को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करता है विद इन 24 आवर्स के अंदर, और मजिस्ट्रेट उनको ऑर्डर देता है कि इसको आप एडमिट करवा दो। एंड ही इज हैविंग, यदि उसको कोई डाउट लगता है मजिस्ट्रेट को तो वो क्या करता है बेटा? उसका मेडिकल एग्जामिन करवा सकता है। आज भी ये नियम है बेटा कि यदि कोई पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है, जैसे हमारे दिल्ली के सीएम को अरेस्ट किया ईडी ने, वो ईडी उसे अरेस्ट करती है तो ड्यूरिंग दैट टाइम दैट पर्सन शुड बी हेल्थी, ये नियम है। तो तुरंत उसका मेडिकल करवाया जाता है ना, अरेस्ट से पहले, जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल करवाया जाता है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। चीज समझ में आई? और विद इन 24 आवर्स पुलिस किसी को अरेस्ट करके अपनी जेल के अंदर नहीं रह सकती विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। ये नियम है। आपको किसी मैटर में यदि बुलाया गया थाने के अंदर या कहीं भी, तो वो आपसे इंक्वायरी करके सुबह से शाम तक बिठा लेंगे, लेकिन बिठाने के बाद आपको रात में या किसी लॉकअप के अंदर बंद नहीं कर सकते विदाउट एनी मजिस्ट्रेट ऑर्डर। ठीक है बेटा? तो मेंटल पेशेंट के अंदर भी क्या होता है कि यदि कोई वॉन्डरिंग कर रहा है, कोई इलाके के अंदर घूम रहा है और उनको लग रहा है ये मेंटल पेशेंट है, पुलिस उसे अरेस्ट करेगी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और बताती है कि ये ल्यूनेटिक है। तो मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर दे देता है और उसे एडमिट करने के लिए पहुंचा देता है, और यदि उसको कोई कंफ्यूजन होता है तो वो उसे एग्जामिन करवा सकता है। ये चीज समझ में आ गई बेटा? एडमिशन थ्रू पुलिस मींस पुलिस पकड़ेगी, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट लेगा, वॉलंटरी में वो खुद जा रहा है। नेक्स्ट आता है बेटा रिसेप्शन ऑर्डर फॉर क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स, रिसेप्शन
ऑर्डर फॉर क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स। criminal lunatics, criminal lunatic person has to be admitted in mental hospital on the order of presiding officer of the court। कोई भी मेंटल पेशेंट यदि मेंटल जेल के अंदर है या क्रिमिनल है तो उसे कोर्ट के बेस पे एडमिशन दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। और मैं बाद में डिस्चार्ज बनाऊंगा, डिस्चार्ज के अंदर आपको एक लाइन समझाऊंगा, पूरा डिस्चार्ज समझ में आ जाएगा। Those who cannot stand the trial of sound and mind। अब सुनना बेटा, आगे मैं एक और बताऊंगा तुम्हें, बहुत बड़ा मैकनॉटन्स रूल आएगा। मैकनॉटन्स रूल याद रखना, मैं बताऊंगा। कई बार कई लोग मेंटली इल होते हैं, वो लोग यदि कुछ भी कर दें तो उनके ऊपर कोई लीगल लायबिलिटीज नहीं होती। कहते हैं ना, मैंने तो पागल का सर्टिफिकेट बना रखा, मैं तो मार दूंगा तेरे को भी, मेरा कुछ नहीं होना, क्योंकि वो मेंटली इल है। उसके ऊपर मर्डर का भी जुर्म साबित नहीं होगा, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम, अब इसने बोला है क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स 3 टाइप के होते हैं। क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स 3 टाइप के होते हैं। पहला, दोज हु कैन नॉट स्टैंड द ट्रायल ऑफ साउंड माइंड। जब ट्रायल चलता है, जिसने कोई ऑफेंस कर दिया, उस ऑफेंस के बाद उसका ट्रायल चलता है, मींस इंक्वायरी चलती है, इन्वेस्टिगेशन चलते, ड्यूरिंग दैट टाइम ही कैन नॉट स्टैंड विद साउंड माइंड। वो साउंड माइंड के साथ खड़ा नहीं रह सकता, उसको बोला जाता है क्रिमिनल ल्यूनेटिक। पहला। दूसरा, अनअवेयर बिकॉज ऑफ, जिसने ये ऑफेंस किया ड्यूरिंग ऑफेंस, दैट टाइम ही इज हैविंग अनसाउंड माइंड। ऑफेंस करते समय वो अनसाउंड माइंड था। और एक होता है दोज हु बिकम ल्यूनेटिक व्हाइल इन द प्रिजन। एक जेल के अंदर रहते रहते मेंटली इल हो गया। ये 3 तरीके के क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटी, 1 मिनट समझना, अब मैं सिंपली बता दूं। क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स, एडमिशन रिसेप्शन ऑर्डर फॉर क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स। क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स का मतलब होता है बेटा, पहला क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स कौन होता है, जो ट्रायल के लिए खड़ा होते टाइम साउंड माइंड के साथ नहीं हो। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसने कोई ऑफेंस किया, हेल्दी माइंड को साउंड माइंड बोलते हैं बेटा। साउंड माइंड मींस, अनसाउंड माइंड मींस मेंटली इल पर्सन, साउंड माइंड मींस हेल्दी माइंड। देखो क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स कौन कौन से होते हैं। ऑफेंस करते टाइम जो मेंटली इल है, मेंटली इल को अनसाउंड माइंड भी बोल सकते हैं। ऑफेंस करते टाइम मेंटली इल है, उसके बाद जब वो जेल में आ गया तो उसके ट्रायल चल रहे, ड्यूरिंग द ट्रायल इज हैविंग अनसाउंड माइंड। और तीसरा, जेल में रहते हुए वो अनसाउंड माइंड हो जाए या मेंटली इल हो जाए। बेटा जेल के अंदर बहुत सारे मेंटली इल भी हो जाते हैं, धीरे धीरे रहते रहते। जब आपको कोई शेयर करने वाला नहीं मिलेगा, कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा, आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, फैसिलिटीज आपको रहेगी नहीं। वहां ये थोड़ी डीजे बजा के नाच लोगे, टेंशन खत्म कर लोगे, शाम को कह दोगे दोस्त मैं आ रहा हूं, आज चलो आज पार्टी करने चलते हैं, ये थोड़ी है। वहां तो अंदर उसी तहखाने में पड़े रहना जहां तुम्हें जगह दी हुई है। फैसिलिटीज, नॉर्मल पर्सन को तो फैसिलिटीज मिलती नहीं। तो कई पर्सन ऐसे होते हैं, वो रहते रहते अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं। जैसे निर्भया कांड के आरोपी थे, निर्भया कांड के आरोपियों ने ड्यूरिंग दैट टाइम सेक्सुअल अराउजल फीलिंग इज देयर, दैट इज द सम मूवमेंट इन टाइम। कहते हैं ना, दुनिया के अंदर गलत टाइम पर गलत चीज को कर देना बहुत बड़ा पाप होता है। आप क्या सोचते हो, 24 hours they are not having any sexual feelings in their mind during that offense, during in that bus, that for some time, minimum 5 to 10 minutes, they are having the sexual urge in their mind, sexual feeling crossed their mind. Anyone can have sexual feelings related to anyone, that's their normal wish. But during that offense, they are having sexual peak point in their mind, they did that offense. Afterwards when they get jail, in that jail they thought all the reels, बहुत बुरा कर दिया यार, ऐसा हो गया। बाद में माइंड तो बताएगा ना तुम क्या करके आए हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये गलत काम हो गया, लाइफ खराब हो गई, फैमिली खराब हो गई, ये हो गया। तो वो सोचते 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 डिप्रेशन आई। तो डिप्रेशन भी तो अनसाउंड माइंड है, डिप्रेशन भी तो अनसाउंड माइंड है। तो जब भी तो मेंटल पेशेंट को ड्यूरिंग दैट क्राइम आप अनसाउंड माइंड है, या ट्रायल के अंदर अनसाउंड माइंड है, या आप जेल में रहते ही अनसाउंड माइंड हो गए, तो ऐसे पर्संस को बोला जाता है बेटा क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स। चीज समझ में। उसके बाद एडमिशन फॉर आफ्टर जुडिशियल इंक्विजिशन, एडमिशन
आफ्टर जुडिशियल इंक्यूशन। इंक्यूशन का मतलब होता है बेटा इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी। ये आपको पता पड़ रहा होगा, इफ ए पर्सन फाउंड ल्यूनेटिक आफ्टर जुडिशियल इंक्वायरी द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू रिसेप्शन ऑर्डर फॉर एडमिशन। यदि जुडिशियल इंक्वायरी के दौरान कोई पर्सन मेंटली इल हो जाता है तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट या जो सिविल कोर्ट है वो एडमिशन के लिए बोल देता है कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। देते नहीं है क्या? हॉस्पिटल या जेल के अंदर जो पेशेंट रहते हैं, मंडोली जेल या तिहाड़ जेल में जहां भी मेंटल पेशेंट रहते हैं, वहां पर हेल्थ केयर टीम होती है, वहां डॉक्टर होता है, वहां नर्सिंग स्टाफ होते, वहां एनओ होते, सारी एक टीम होती है। वो टीम रूटीनली एग्जामिन करती है, उनको यदि फीवर आ जाता है तो वो ट्रीटमेंट लेते हैं। और वहां यदि मेडिकल ऑफिसर को ये लगता है कि मुझे हायर लेवल पर ट्रीटमेंट के लिए भेजना है तो वो हायर लेवल पर भेजते हैं। हॉस्पिटल्स बड़े हॉस्पिटल में भेजते हैं, जैसे हमारे आसपास में ये बड़ा हॉस्पिटल है, यहां भेजते हैं। फिर यहां इनको लगता है कि इसको और सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी करते हैं, ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ट्रीटमेंट करते हैं, फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर करते हैं, और जो ओपीडी में बुलाना होता है जब बुलाते हैं। बट प्रोसीजर जहां से आया वहीं भेजना होता है। ये नहीं हो निकल के जेल से ट्रीटमेंट लेने आया, तुम उसे घर पहुंचा गए, पुलिस वाले साथ में आते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, वापस ले जाते हैं। तो बेटा नॉर्मली एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर इंडियन ल्यूनेसी एक्ट के अंदर एक्सप्लेन किया गया, जिसके अंदर एडमिशन प्रोसीजर 5 तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसमें सबसे पहले आ गया वॉलेंट्री एडमिशन। एक लाइन के अंदर बता दूं, पर्सन एप्लीकेशन लिखता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, वो 2 बोर्ड ऑफ विजिटर्स की हेल्प से एडमिशन कर सकता है। नेक्स्ट, एडमिशन थ्रू रिसेप्शन ऑर्डर ऑन पिटीशन मींस मजिस्ट्रेट के थ्रू। यहां पर पर्सन एक एप्लीकेशन या फॉर्म भरता है मजिस्ट्रेट के पास, वो मजिस्ट्रेट मेडिकल ऑफिसर से इन्वेस्टिगेट करवा सकता है यदि वो उसको कोई कंफ्यूजन हो, नहीं तो वो डायरेक्ट एडमिट करवा देगा। पर इसमें एडमिट कराते टाइम उसे 2 सर्टिफिकेट लगाने होते हैं, एक मेडिकल ऑफिसर का और एक गजेटेड ऑफिसर का। एडमिशन थ्रू रिसेप्शन ऑर्डर ऑन पिटीशन पुलिस के थ्रू। पुलिस किसी भी ल्यूनेटिक को, किसी भी मेंटल पेशेंट को, यहां ल्यूनेटिक बोलेंगे क्योंकि यहां मेंटल पेशेंट टर्म नहीं थी, इस दौरान ल्यूनेटिक बोला जाता था बस। मेंटल पेशेंट को या ल्यूनेटिक को उन्होंने पकड़ के विद इन 24 आवर्स दे हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट विल गिव परमिशन टू एडमिशन। रिसेप्शन ऑर्डर फॉर क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स। क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स 3 तरीके के होते हैं। पहला क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स कौन होता है? जो ड्यूरिंग दैट ऑफेंस, ऑफेंस मींस जुर्म करते समय यदि उसका माइंड अनसाउंड है। दूसरा, ट्रायल के दौरान उसका अनसाउंड माइंड है। तीसरा, प्रिजन कारावास के दौरान उसका माइंड अनसाउंड है, तो इनको बोला जाता है बेटा क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स। नेक्स्ट आता है एडमिशन आफ्टर जुडिशियल इंक्वायरी। जुडिशियल इंक्वायरी के दौरान कोई भी पर्सन यदि मेंटली इल हो जाता है या जज को लगता है कि इज मेंटली इल, ड्यूरिंग दैट टाइम वो आपको मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। जज का भी तो बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लोग ड्रामा करते हैं कि जी मैं तो पागल हो गया, जी मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, और वो अपने आप फिर उनका भी तो वे रहता है। डॉक्टर जैसे बीमारी का पता लगाता है, ऐसे ही फिर जज पता लगाता है कि ये अनसाउंड माइंड है कि साउंड माइंड है। खाना तो बढ़िया तरीके से खाता है दोनों टाइम लपेट के। ये तो कोर्ट में आता है ट्रायल में, जब ये करता है जी पागल हो गया मैं तो ये बेटा लीगल लायबिलिटीज के अंदर ये एडमिशन का प्रोसीजर आया। ये हमारे 5 चैप्टर्स थे इसके। अब जो छठा दिया बेटा वो डिस्चार्ज प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया। छठवा जो इसके अंदर दिया गया एडमिशन एंड डिस्चार्ज में, तो 5 एडमिशन के दिए थे और छठवा जो दिया था आपका वो दिया था डिस्चार्ज प्रोसीजर। जब हम डिस्चार्ज प्रोसीजर करने का भी बेटा एक रूल्स होता है कैसे डिस्चार्ज किया जाता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर आपको मैं बता दूं, हॉस्पिटल के अंदर जैसे नॉर्मल यदि कोई पर्सन है, नॉर्मल कोई पर्सन है या नॉर्मल कोई पेशेंट की डेथ बॉडी या एक्सपायर हो गया कोई पेशेंट, अब वो पेशेंट नॉर्मल यदि एक्सपायर हुआ तो यू कैन हैंडल द बॉडी टू देयर रिलेटिव्स। आप हैंड ओवर कर सकते हो उनके रिलेटिव्स को उनकी बॉडी। अब यदि वो पर्सन यदि एमएलसी केस है, एमएलसी मींस मेडिको लीगल केस, उस दौरान उसके फॉर्म तो वो डेथ समरी और वो तो पहले भी भरी जाती है बाद में भरी जाती है एक ही,
उसमें आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है कि ये एक्सपायर हो गया, पुलिस वाले से रिसीविंग लेनी होती है, और डेथ की जो डेड बॉडी है वो कभी भी रिलेटिव को हैंडओवर नहीं की जाती, वो डेड बॉडी मॉर्चुरी भेजी जाती है, उसके बाद उनका प्रोसीजर होता है हैंडओवर करने का। ये क्या है? ये एक लॉ है ना, एक लीगल एस्पेक्ट्स है ना ये। यदि ये लीगल एस्पेक्ट्स हम फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हमेशा पेशेंट से रिटर्न कंसेंट क्यों लिया जाता है? लीगल एस्पेक्ट्स के लिए। आपको भी पता होता है किसी कंडीशन में कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तो भी आप रिटर्न कंसेंट लेते हैं कि हमने समझा दिया है जी, ये इस ऑपरेशन से ये खतरा हो सकता है जी, पैर में सुन्नपन आ सकता है जी, पैर काटना भी पड़ सकता है जी, खून जम सकता है, जितना भी बड़ा से बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो वो भी लिख दिया जाता है उसमें। तो ये क्यों लिखा जाता है? ये लीगल कंसेंट है। लीगल लायबिलिटीज है पेशेंट की, आपने एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया? तो बेटा अब जब हम डिस्चार्ज प्रोसीजर की बात करते हैं तो डिस्चार्ज प्रोसीजर मींस जिस तरीके से हमने जो एडमिशन लिया है ना बेटा, उसी तरीके से हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। इन केस ऑफ वॉलेंट्री एडमिशन, यदि पेशेंट को डिस्चार्ज होना है तो वॉलेंट्री एडमिशन वाले को क्या करेंगे, वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, और उसको 24 आवर्स के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मींस जैसे आपने एडमिशन लिया है बेटा, वैसे उसी सेम प्रोसीजर से आपको डिस्चार्ज करना है। जैसे वॉलेंट्री एडमिशन में आपने कैसे एडमिशन लिया था, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एप्लीकेशन दी थी, तो डिस्चार्ज के लिए भी आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एप्लीकेशन देंगे और वो आपको विद इन 24 आवर डिस्चार्ज कर देगा। इसमें थ्रू मजिस्ट्रेट के अंदर आपने मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी थी, यहां पर आप ट्रीटमेंट के लिए आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे। Admitted under reception order on petition, the petitioner has to apply to superintendent and he can discharge the patient with consent board of visitors। ये दूसरा जो ऑर्डर, रिसेप्शन ऑर्डर ऑन पिटीशन, ये मजिस्ट्रेट के थ्रू है, जो मजिस्ट्रेट के थ्रू हम डिस्चार्ज करेंगे। तीसरा पुलिस के थ्रू है, उसमें हम पुलिस को ही हैंडओवर करेंगे उसको। और क्रिमिनल यूनेटिक्स, इन केस ऑफ क्रिमिनल यूनेटिक्स, द सुपरिटेंडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ विजिटर्स will have to recommend the government health department, those who are fit to stand trial will have to send the court। अब जब ये जो हमारा क्रिमिनल यूनेटिक्स या जुडिशियल इंक्वायरी वाले जितने भी पेशेंट हैं, ये पेशेंट जब मेंटल हेल्दी हो जाते हैं तो इन्हें हम कोर्ट को हैंड ओवर कर देते हैं। जब वो मेंटल हेल्दी होंगे तब हम उनको कोर्ट को हैंड ओवर कर देते हैं। फिर कोर्ट की प्रोसीजर्स होती है कि वो आगे उनका क्या करना है। मींस जो एक लाइन में कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हमने पेशेंट को एडमिशन किया है उसी तरीके से हम उसे डिस्चार्ज करेंगे। वॉलेंट्री एडमिशन में पेशेंट एप्लीकेशन देगा, जैसे उसने एडमिशन को दिया ऐसे डिस्चार्ज करेंगे। थ्रू मजिस्ट्रेट में हम मजिस्ट्रेट के थ्रू डिस्चार्ज करेंगे, पुलिस के थ्रू डिस्चार्ज करेंगे क्रिमिनल यूनेटिक्स को, और जुडिशियल इंक्वायरी वाले पेशेंट को भी हम कोर्ट को देते हैं। जब वो मेंटल हेल्दी हो जाता है तो हम कोर्ट को हैंड ओवर कर देते हैं और वो उसके बाद में उनको प्रोसीडिंग के लिए यूज करते हैं। उनसे जो उनकी लायबिलिटी जो होती है वो कोर्ट पूछता है, हमें ये पढ़ना है बेटा। उसके बाद एक वर्ड आता है डिस्चार्ज ऑन पैरोल। जमानत पे रिहा होते हैं ना, डिस्चार्ज ऑन पैरोल। पैरोल का मतलब जमानत, जमानत पर रिहा करते। सुपरिटेंडेंट एंड विजिटर्स ऑफ बोर्ड कैन डिस्चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्टिंग क्रिमिनल यूनिटिक्स। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, बोर्ड ऑफ विजिटर्स होता है, वो किसी भी पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकता है, क्रिमिनल यूनिटिक्स को नहीं कर सकता। जैसे हमारे हॉस्पिटल में रहते हैं ना, नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, पेशेंट आया डिस्चार्ज कर दिया, घर भेज दिया। लेकिन जो क्रिमिनल होते हैं और जो क्रिमिनल पुलिस के थ्रू या कोर्ट के थ्रू आते हैं, उनको डिस्चार्ज पेपर भी हाथ में नहीं पकड़ाया जाता, पुलिस वाले को दिया जाता है कि तुम लेके जाओ अब इसको। समझ में आया? कभी कर मत देना वरना तुम भी अंदर चले जाओगे, हो जाएगी नौकरी पूरी। क्रिमिनल यूनेटिक्स को या क्रिमिनल पेशेंट को वही हैंड ओवर किया जाता है जो लेके आता है, बाकी नॉर्मल पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर सकते हो। हैंड ओवर टू द फैमिली मेंबर and relatives. The period of parole ranges from few days to few months. This is a temporary discharge from the hospital and the person has to be produced in front of the superintendent for readmission before the expiry of parole.
नॉर्मल क्या होता है बेटा, पैरोल के लिए क्या करते हैं कि फैमिली मेंबर और वो पेशेंट मांगते हैं जी हमें इतने दिन के लिए घर भेज दो या इतने दिन हमें घर पे जाना है। वो फ्यू डेज से फ्यू मंथ हो सकते हैं, वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऊपर डिपेंड होता है। उसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे हमारे यदि दानिश भाई को किसी को लेके जाना है तो प्रतीश को इनकी जमानत लिखनी पड़ेगी कि जी मैं इसके साइन कर रहा हूं, मेरा ये घर है, मैं यहां रहता हूं, ये मेरा आधार कार्ड है और मैं आपसे 15 दिन के लिए न लेके जा रहा हूं, 15 दिन बाद मैं आपको यहां पर आके इसे खड़ा कर दूंगा दोबारा ला। तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑन पैरोल। ऐसे पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है जमानत पर। समझ में आ गया बेटा? तो ये जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट और आपका जो रीएडमिशन किया जाता है फिर पेशेंट का तुरंत, जैसे ही आपका नॉर्मल आप आए 15 दिन की आपने पैरोल मांगी, 15 दिन पे आपको डिस्चार्ज कर दिया, जब आप दोबारा आएंगे तो आपको दोबारा एडमिट कर दिया जाता है। नॉर्मल मेंटल पेशेंट को आप 90 डेज रख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। 90 डेज के बाद में आपको डिस्चार्ज करना होता है, ये नियम है। 90 डेज आप एक मेंटल पेशेंट को रख सकते हो हॉस्पिटल के अंदर, 90 डेज के बाद आपको डिस्चार्ज बनाना पड़ता है और रीएडमिशन उसका शो करना। ठीक है बेटी, ये चीज समझ में आई आपको? डिस्चार्ज ऑन पैरोल समझ में आ गया, जमानत में कैसे भेजते हैं। तो बेटा इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट के अंदर हमने पढ़ा एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर। इस एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले आता है वॉलेंट्री एडमिशन, दूसरा होता है बेटा एडमिशन थ्रू रिसेप्शन ऑर्डर ऑन पिटीशन, एडमिशन थ्रू रिसेप्शन ऑर्डर नॉट ऑन पिटीशन, रिसेप्शन ऑर्डर फॉर क्रिमिनल ल्यूनेटिक्स और एडमिशन आफ्टर जुडिशियल इंक्वायरी। ये एडमिशन के प्रोसीजर होते हैं 5। उसके बाद डिस्चार्ज प्रोसीजर, डिस्चार्ज में बेटी वही लिखना है जो जैसे आपने एडमिशन किया। ये चीज समझ में आ गई बेटा? इन हेडिंग्स को आपको याद कर लेना है। और डिस्चार्ज ऑन पैरोल जमानत करिया, इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं बेटी, जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि इंडियन ल्यूनेसी एक्ट कब एस्टेब्लिश हुआ 1912 के अंदर, लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड है, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है। तो मेंटल हेल्थ एक्ट, नेशनल पॉलिसी और क्या कहते हैं जो भी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो लॉ है, मेंटल हेल्थ पॉलिसी हो गई, एक नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट हो गया अपना, और ये इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, ये सारे हमारे लीगल एस्पेक्ट के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन ल्यूनेसी एक्ट मेंटल पेशेंट इज नोन एज, आपको बताना है एसाइलम, एसाइलम नहीं ल्यूनेटिक। अकॉर्डिंग टू इंडियन ल्यूनेसी एक्ट मेंटल हॉस्पिटल्स आर नोन एज एसाइलम। किस चीज को एक्सप्लेन किया गया? एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर को। कितने तरीके के डिस्चार्ज एक्सप्लेन किए गए? 5 एडमिशन किए गए, 5 तरीके के। डिस्चार्ज ऑन पैरोल एक्सप्लेन्ड इन द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। इस चीज को आपको याद रखना है। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।